कोई रहता है? नाउ विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन है आपकी बुक के, 4, 5, 6 एंड 7। 6th क्वेश्चन पहले कर लेते हैं क्योंकि 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए हो। 6th क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑलमोस्ट सेम है। इसने लिखा है शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। अब पता क्या होता है, हम क्वेश्चन क्यों समझ नहीं पाते या मैथ्स क्यों मुश्किल लगती है? मैथ्स को हम ओवरऑल पूरी लाइन पढ़ते हैं। मैंने पूरी लाइन पढ़ी, सच में बताऊं मेरे को कुछ समझ नहीं आया। इट्स जस्ट दैट आई नो दिस क्वेश्चन, तो मुझे पता है। बट इफ आई रेड इट लाइक इन फ्रंट ऑफ यू, तो क्या पूछा क्या बोला दिमाग में कुछ नहीं गया, राइट? जब कोई चीज, दिस विल गो फॉर एवरी सब्जेक्ट, सीरियसली, जब कोई चीज समझ नहीं आती है, रीड वर्ड बाय वर्ड, 3-3, 2-2 वर्ड्स का पेयर बना के फिर पढ़ो। शो दैट लाइन सेगमेंट्स, विजुअलाइज लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग, किसको ज्वाइन कर रही है? मिड पॉइंट्स, किसके? ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट थिंग जो मुझे समझ में आया वो है एक क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने कोई भी इन जनरल क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, ठीक है। फिर इस क्वाड्रिलेटरल में क्या होंगे? इसके मिड पॉइंट्स। मैंने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अब क्वाड्रिलेटरल है तो इसका कोई नेम भी होना चाहिए, ABCD। मिड पॉइंट्स को PQRNS एंड मेक इट सिमेट्रिकल, जैसे AB का मिड पॉइंट P, फिर Q, फिर RNS सेम रखना क्योंकि वहां लिखना आसान हो जाता है। ठीक हो गया? तो अब क्या कह रहे हैं, हमने क्वाड्रिलेटरल और मिड पॉइंट्स बना दिए। शो दैट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स कौन सी हुई? ADBC, ABDC। तो हमने मिड पॉइंट ज्वाइन करने हैं ऑपोजिट साइड्स। तुम्हें चैप्टर आना है, फिर तुम ये करो बैठकर, जितने आगे करो। क्यों कर रहे हो ये? मैं बाद में करवा दूंगी, ये बच्चे भी बाद में करेंगे चैप्टर, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, तो ये हमने कहा कि नाउ वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इनके हमने ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट्स के थ्रू ज्वाइन किया। लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट बी O। प्रूव करना है ये दो लाइंस PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक हो गया? तो गिवन हमें क्या है? दिस इज बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6। पूरा वो चेपना है हमें, बस लास्ट में एक लाइन लिखनी है, एग्जैक्टली सेम टू सेम वो लिख दो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फिगर भी हमने वैसी बनाई है, AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R। बिना देखे इस क्वेश्चन को आप वहां से कॉपी कर सकते हो, राइट? गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD, देन वी हैव PQR and S are midpoints of sides AB। देखो, जब मैं ऐसे लिखती हूँ ना कि P मिड पॉइंट AB का होगा, तो मुझे बार बार फिगर को देखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। समझ में आया रिश्ता? हम रट्टा मारते हैं तो रट्टा भी हमें तरीके से मारना है ना? हाँ, दिस इज द मेजर। उसने अच्छा रट्टा मारा हुआ था, पर गलती क्या थी, यहां पर आकर उसने फिगर को नेम अलग दे दिया। ठीक है, अगर ये सच में ये टैलेंट किसी के पास होता है, मैथ्स को रख लेना, ज्योमेट्री को रख लेना, हर कोई नहीं कर सकता। और उसको पता था ये क्वेश्चन वो है, उसने फिगर एग्जैक्ट ड्रॉ की, बस नेमिंग फर्क थी। आई कुड सेंस कि उसने क्वेश्चन रट्टा मारा हुआ है, पर उसने फिगर को साथ में नहीं रटा, बस। तो यही चीज है, और ये होता है व्हेन यू प्रैक्टिस लाइक न्यूमरस टाइम्स, तो आपको वो चीज रट जाती है। ठीक है, तो लिखने में हमें ये नहीं कि बाद में BAC लिखा तो मुझे पता हो BAC एंगल यही बनेगा। दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। हमें प्रूव करना है PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। और मैं इसमें ना कंस्ट्रक्शन करती हूँ। मैं क्या करूंगी, हमने क्या किया, मिड पॉइंट्स अगर ड्रॉ किए हैं तो मैं क्या करती हूँ, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ। तो अगर मैं ये PQ, QR, RS और ये PS को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो मेरी कंस्ट्रक्शन हो गई ज्वाइन PQRNS। मैंने ये कंस्ट्रक्शन भी कर दी, राइट? सो नाउ कैन आई एक्सप्लेन इन एनी वे? मैं क्यों बार बार कह रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है ये। PQRS क्या होगा? PQRS क्या होगा? कल प्रूव किया था ना, क्या होगा PQRS?
पैरेललोग्राम। ये तो पक्का पता है ना। हम क्या करेंगे इसमें साथ में ज्वाइन एसी कर देंगे, क्योंकि हमने एसी ज्वाइन करके ही किया था, है ना। तो उसी को हम ज्वाइन एसी कर देंगे। एंड प्लीज ये जरूरी नहीं है कि ओ से पास करें। अगर ये फिगर पास कर रही है प्योरली बाय चांस है, राइट। पास कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये करनी चाहिए मैम, फिगर गलत बन गई या कुछ ऐसा होगा, राइट। और इसको भी हमने डॉटेड बनाना है क्योंकि हमने इसको ज्वाइन किया है, राइट। तो अब मुझे बताओ, अगर पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, पी आर एस क्यू उसके क्या है? पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है ना? एक मिनट, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है। पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल था। पी आर और एस क्यू उसके क्या है? डायगोनल्स दिख रहे हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? प्रूव हो गया। आपको क्या करना है, आपको पहले पी क्यू आर एस को क्वाड्रिलेटरल ही प्रूव करना है। तो हम ये सारा दोबारा से हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ये, ठीक है। तो मेरा प्रूफ आएगा, आई विल इरेज द गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, पहला प्रूफ में क्योंकि मुझे मिड पॉइंट दिए हैं, तो कौन सा रूल यूज करना है? मिड पॉइंट थ्योरम। एसी को मैंने ज्वाइन किया था, तो कौन सा ट्रायंगल लूंगी? एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी, P and Q are midpoints of AB and BC respectively. Therefore, by midpoint होगा कन्वर्स होगा, क्योंकि midpoint में क्या होते हैं? सिर्फ midpoints। कन्वर्स में पैरेलल दिया होता है साथ, ठीक है। तो by midpoint theorem, PQ is equal to half AC and PQ is parallel to AC. Ideally, we should write PQ parallel to AC, PQ equal to half of AC. ठीक है। Similarly, in triangle ADC, SR is parallel to AC and SR is equal to half AC. When we write similarly, हम उस चीज को बार बार रिपीट नहीं करते कि PSNR। बहुत वेले हो, टाइम अच्छा लगता है कि नहीं वी राइट इट, किसी को होता है कि नहीं वी राइट इट प्रॉपरली, तो लिख लेना इन द सेंस। वेले का मतलब है कि आपके पास लगता है कि टाइम एक्स्ट्रा है, स्पेयर है, आई कैन राइट इट एंड फिनिश माई पेपर ऑन टाइम, तो लिख लेना। या फिर टीचर कहती है कि नहीं सिमिलरली लिखा नहीं है, हमने पूरा प्रूव करना है, then right. So similarly, SR is parallel to AC, SR is equal to half of AC from 1 and 2. PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. समझ में आ गया, right? फिर हम क्या करते हैं, one pair of opposite sides is equal as well as parallel. Therefore, PQRS is a, अब मैंने PQRS लिखा था ना, तो ये ऑर्डर में लिखा था, तो दैट्स व्हाई आई डोंट नीड टू राइट द सी द फिगर की यही बनता है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आरुष नहीं आया आज, क्यों? diagonals of a parallelogram bisect each other, right? So therefore, अब हम क्या लिखेंगे, PQ, PR and SQ are the diagonals, PR and SQ are diagonals of parallelogram PQRS. Therefore, PR and SQ bisect each other. Hence, समझ में आ गया सबको ये? यहां तक कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो? क्लियर है सबको ये, राइट? क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हम करते आए हैं क्वेश्चन 1 2 3 में। पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना, सब में सेम है। उसके बाद रोम्बस में क्या बनता है, रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे रोम्बस, ठीक है। और स्क्वायर में हमेशा क्या बनता है, स्क्वायर। और अगर अगर रिविजन भी ऐसे करनी है, तो आपको पता है कि अगर आपको एक रोम्बस दिया है,
इसमें रेक्टेंगल अगर मुझे प्रूव करना है तो मैंने सभी मिड पॉइंट्स लिए, ठीक है। फिगर थोड़ी सी बाहर जाएगी बिकॉज मैंने बहुत ही फ्री हैंड ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो अगर मुझे अब ये इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, एंगल को इसको 90 डिग्री प्रूव करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, उस चीज को हम यूज करते हैं। और अगर एक रेक्टेंगल है उसमें मुझे रोम्बस ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव कर दिया, रोम्बस कैसे प्रूव करते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं रेक्टेंगल के, इक्वल। रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या है, इक्वल। देखो ये जैसे मैंने टैब पकड़ा हुआ है, राइट। सो आपको बिकॉज ऑफ दिस राइटिंग, अगर मैं यहां से पकड़ती हूँ ना और इस पोर्ट को मैं छुपा देती हूँ, तो सीधा क्या है उल्टा क्या है नहीं पता लगता। आप इसको ऐसे भी पकड़ोगे आपके लिए सेम होगा, आप इसको ऐसे भी पकड़ोगे आपके लिए सेम रहेगा। तो क्यों होता है, क्योंकि इसके डायगोनल्स इक्वल। समझ में आया, राइट। जैसे अगर हम फोन उठाते हैं, हमें नहीं पता होता, कवर लगाते हैं, नोटबुक होती है, नोटबुक में अगर दोनों साइड सेम हो, जैसे एक ब्राउन नोटबुक लेते हैं तो हम देखते हैं ना, कभी कभी पकड़कर ऐसे भी पकड़ी जाती है कि हमारा पिछले वाला पोर्शन ऐसे खुल जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है, डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज द ओनली रीजन। आप अगर एक सेम कवर, फ्रंट बैक सेम कवर किया हो, आप बता नहीं सकते सीधा कौन सा है। हम यहाँ पे नाम लिखते हैं ना, तो दैट टू स्पेसिफाई कि ये फ्रंट पोर्शन होगा, इसी को ओपन करना है, राइट, दैट्स व्हाई। समझ में आ गया ये। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ जी आदित्य, क्या पूछना है बेटा? नहीं, तुम बार बार देख लो, मुझे लगा इन केस में नीड टू आस्क, पूछना डाउट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके इजी वाले क्वेश्चंस ही हैं मेरे हिसाब से, मुश्किल नहीं है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। जब भी ट्रेपेजियम दिया जाएगा आपको बताया जाएगा कौन सी साइड्स पैरेलल है। So ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is the diagonal, E is the midpoint of AD, a line is drawn through E parallel to AB, meets BC at F. तो ये पैरेलल तो मुझे दी हुई है, शो दैट F is the midpoint of BC. एग्जाम्पल नंबर 8 और इस क्वेश्चन में देखो क्या फर्क है। बुक नहीं है क्यों? किसी और के पास बुक है तो उसको भी बुक ले लो बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 8 और इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या फर्क लग रहा है आपको। वहां पे सिर्फ 3 पैरेलल लाइंस दी हुई थी और ऐसे इंटरसेक्ट, यहाँ पर भी 3 पैरेलल लाइंस दी हुई है। तो जो प्रूफ हमने एग्जाम्पल 8 में लिखा था वही प्रूफ हम यहाँ लिखेंगे। ई मिड पॉइंट है, ये पैरेलल साइड है, तो अब कन्वर्स यूज करेंगे कि मिड पॉइंट? कन्वर्स, क्योंकि एक मिड पॉइंट और पैरेलल, तो G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। फिर ये वाले ट्राइंगल में आ जाओ, G मिड पॉइंट है, GF पैरेलल है, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा फिगर में फर्क पड़ा है, दोनों सेम है। समझ में आ गया? जो चीज एग्जाम्पल 8 में लिख रहे हो वही हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चे सबको? तो इसमें लिख लो सेम एज एग्जाम्पल 8, ऑलमोस्ट सेम एज एग्जाम्पल 8। given trapezium ABCD, AB is parallel to DC, EF is parallel to AB, E is the midpoint of, किसका midpoint है? E is the midpoint of AB, ठीक है। To prove F is the midpoint of BC,
कंस्ट्रक्शन करनी नहीं, बिकॉज BD इज जॉइंट उसने पहले ही लिखा हुआ है, BD इज द डायगोनल पहले लिखा हुआ है। अब आ जाओ प्रूफ पे। तो क्या लिखेंगे प्रूफ में? पहले तो मुझे ये लिखना है AB is parallel to DC and AB is parallel to EF. Therefore, EF is parallel to DC. अच्छा, इसके बाद खुद लिखोगे प्रूफ। इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल BCD, ये दोनों प्रूफ्स अपने आप लिख सकते हो। लिखो एक बार, कोशिश करो। लिख लिया बच्चे सबने? इन ट्रायंगल ABD क्या लिखेंगे? E is the midpoint of AB. लिख लिया ना? Midpoint of AB and EG is parallel to AB. Therefore, by converse of midpoint theorem, G is the midpoint of
G is the midpoint of BD. ठीक है, and in triangle BCD, G is the midpoint of BD. GF is parallel to CD या DC, right? Therefore, by converse of midpoint theorem, F is the midpoint of BD. इतना ही प्रूव करना था, बस खत्म काम, राइट? और एक चीज याद रखना, इसी चीज में फर्दर, राइट? अब ये तो चीज हमने लिख ली है, इसी में ना एक सेकंड पार्ट बनकर एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और प्लस पेपर्स में कभी कभी पूछ भी लेते हैं, राइट? आपको पता है जो EG है वो पैरेलल है AB के, GB मिड पॉइंट है, तो कैन आई से EG इज हाफ ऑफ AB? लिख सकते हैं ना, ठीक है? ऐसे ही कैन आई राइट GF इज हाफ ऑफ DC? ठीक है ना? ये इसका सेकंड पार्ट इस प्रूफ में होता है, वो लिखते हैं प्रूव दैट AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस BC। ये प्रूफ करने को कहा जाता है, इसी का सेकंड पार्ट लिख लो, ये प्रूफ में होता है, टू प्रूव में, बुक में ही सेकंड पार्ट लिख लो, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपने EG पैरेलल AB कर दिया, G को भी मिड पॉइंट कर दिया, तो EG इज हाफ ऑफ AB, GF इज हाफ ऑफ BC। ठीक हो गया? अब इसमें करेंगे ऐड 1 और 2, ये 1 और ये 2 इनको ऐड कर दिया, EG प्लस GF हाफ AB प्लस हाफ CD। EG और GF को ऐड किया तो क्या बन गया, EF हाफ AB प्लस CD। ठीक है, तो जो ये ट्रेपीजियम था ना, हमने क्या किया, इस ट्रेपीजियम के नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ये क्या था, ट्रेपीजियम के नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। तो जो ये EF लाइन सेगमेंट होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इस EF लाइन सेगमेंट को बोलते हैं मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, और इसकी लेंथ हमेशा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स होती है, इसकी लेंथ होती है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। समझ में आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? राइट, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चे, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 रिश्ता लिख लिया ना? अब फिर से देखो, उसने कहा है पैरेललोग्राम ABCD ENF are the midpoints of sides AB and CD respectively. Show that line segments AF and EC trisect the diagonal BD. ठीक है, ENF midpoints है, देखो यूज तो मिडपॉइंट थ्योरम ही होनी है। फिगर ड्रॉ करते हैं, तो कुछ भी चीज समझने से पहले ना ये देखना है मिडपॉइंट थ्योरम यूज कैसे होगी, पहले तो फिगर ही ड्रॉ कर। आप अपनी बुक लेकर आओगे भैया, ठीक है? AF and EC trisect BD, जिसका मतलब है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। मुझे ये प्रूव करना है,
समझ में आ गया? कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगी। ये फिगर है मेरे पास, है ना? ये फिगर है अपने पास। ठीक हो गया? अब आप मुझे ये बताओ, आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है ना? कौन सा? ई, राइट? सिर्फ एक मिड पॉइंट। ये ई मिड पॉइंट इसी ऐसे साइड का किसका मिड पॉइंट है? ए बी। तो ए बी के साथ कोई ट्रायंगल बन रहा है, ए बी डी और ए बी पी, जिसमें पूरी ए बी साइड है। ठीक है? ऐसे ही एफ किसका मिड पॉइंट है? जी डी का। तो ऐसे ही डी या इस डीसी साइड के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो वो कंप्लीट भी है पैरेललोग्राम वाला, एक डीक्यूसी भी दिख रहा है। मतलब अगर ई मिड पॉइंट है, मुझे इतना मिल जाए कि ये जो साइड है ये आपस में पैरेलल है, जो मेरे पास अभी तक इंफॉर्मेशन है नहीं, तो क्या मैं क्यू को मिड पॉइंट प्रूव कर सकती हूँ? If I have E is the midpoint and I get EQ is parallel to AP in some way, then can I say Q is the midpoint? तो ये दो पोर्शंस आपस में इक्वल हो गए। इन द सेम वे, जैसे यहां पर F midpoint है, I get this side is parallel to this side, तो क्या P midpoint हो जाएगा? ठीक है? तो मतलब पहला जो मेरा खेल, जो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो इस बात से स्टार्ट होता है कि ये जो मिड पॉइंट्स वाला जो हमारा एक छोटा सा फिगर बना है, AECF, इसको मैं क्या प्रूव कर दूं? AECF क्या बना दो इसको? AECF क्या लगता है क्या होगा? AECF पैरेललोग्राम होगा। ये ना आपने एक क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर 6, पेज 145 पे देखो, एग्जाम्पल 6, पेज 145 एग्जाम्पल 6 है कुछ ऐसा ही, है ना? मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके इन बिटवीन बनता है पैरेललोग्राम, और उसने फर्दर इसको आगे हमने जो डायगोनल है उसको बाइसेक्ट करके या ट्राइसेक्ट करके कह दिया करने। प्रूफ में पहले लिखूंगी, आई नो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है? और हाफ ऑफ ए बी इज पैरेलल टू हाफ ऑफ डी सी, एंड हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। यहाँ पे हम यूक्लिड यूज करते हैं। ठीक है? हाफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? ए ई। हाफ ऑफ डी सी क्या हो जाएगा? सी एफ। हम अपनी मर्जी वाले लेंगे पोर्शंस, ए ई पैरेलल भी है सी एफ को, ए बी इक्वल भी है सी एफ। समझ में आ गया? तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया? ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। Therefore, AECF is a parallelogram, और इससे मेरे पास आ गया AF is parallel to EC. AF is parallel to EC. समझ में आ गया? इतना क्लियर है? सबने लिख लिया यहां तक? अब मैं क्या लिखूंगी? इन ट्रायंगल ABP, E is the midpoint of AB and EQ is parallel to AP. Therefore, by midpoint theorem, ठीक लिखा मैंने? Converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem, Q is the midpoint of BP, और PQ is equal to B. समझ में आ गया? कंफ्यूजन यहां तक कोई? ठीक है? अब आ जाते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप?
DCQ या DQC है ना, इन ट्रायंगल DQC F is the midpoint of DC and PF is parallel to QC by converse of midpoint theorem. PF FP is the midpoint of DQ. और DP is equal to PQ. ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, हो गया प्रूफ. फ्रॉम 1 and 2 तो हमारे पास आएगा DP is equal to PQ is equal to PQ. समझ में आ गया बच्चे सबको? और द लाइन सेगमेंट्स AF एंड जो बुक में दिया होता है AF एंड EC ट्राइसेक्ट BC. समझ में आ गया सबको? अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 7. हो ही गया किसी तरह से. वैसे बहुत गलत दिया है आपको ना पेपर में, इस टर्म में आपकी रिवीजन होती नहीं. इस लेवल की रिवीजन जो आप इसके साथ कर सकते हो और इसको बाद में करवा दो. 9th चैप्टर तो वैसे ही डिलीटेड है, तो सिर्फ आपका सर्कल्स और ये सरफेस एरिया वॉल्यूम ही रह जाता है. मेजर चंक कर दे. कंस्ट्रक्शन डिलीटेड है, कंस्ट्रक्शन ही है डिलीटेड है, कंस्ट्रक्शन डिलीटेड है. कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी बहुत मुश्किल थी आपके लिए, वैसे ओवरऑल नहीं थी. आपका जो अब मेजर सेक्शन रह गया वो है सर्कल्स का. हिरॉन्स फॉर्मूला कर चुके हो और सरफेस एरिया वॉल्यूम. स्टैट्स भी कर चुके हो. प्रोबेबिलिटी की थी नहीं ना? हाँ, वो 2 दिन का काम है. 2 क्लासेस गिनकर खींच कर मैं पढ़ाऊं तो 2 क्लासेस लगती है. ठीक है, तो अगर ये करवा लेते नेक्स्ट टर्म में आपके पास नवंबर अक्टूबर 2 मेजर मंथ्स हैं जिसमें आप आराम से कर सकते हो. आप ना प्रिपेयर्ड रहना, आपको जनवरी 15-20 में एग्जाम्स दे देंगे फाइनल्स. कॉन्वेंट स्पेशली प्रिपेयर्ड रहना. ये लास्ट में दिसंबर में मतलब एक बॉम्ब भी थ्रो करेंगे कि जनवरी 15 से आपके फाइनल्स हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 7. ABC इज राइट एंगल इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C. हो गया बच्चे ये वर्कशीट सारी? ABC is a triangle right angled at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB. तो AB का midpoint M. ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन. क्या आई लाइक दिस क्वेश्चन लॉट बिकॉज एक कॉन्सेप्ट प्रूव करता है जिसे हम यूज भी करते हैं और इजीली प्रूव भी हो जाता है. सो अ लाइन थ्रू द midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC. देखो सारी कुछ उसने बुक में पहले दी हुई है. Parallel to BC intersects AC at D. Line through the midpoint M of AB parallel to BC intersects AC at D. तो D को क्या बोलेंगे? midpoint of AC. ठीक है, तो उसने ना फर्स्ट पार्ट देखो आपका प्रूव हो गया. मतलब क्वेश्चन लिखते लिखते ही फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा. तो शो दैट D is the midpoint of AC आपने प्रूव कर दिया and MD is perpendicular to AC. MD is perpendicular to AC प्रूव हो सकता है. लाइंस क्या है? DM और CB क्या है आपस में? पैरेलल. तो ये क्या हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग. वो इंटीरियर नहीं, वो अंदर होता है ये वाला. अगर आप ये वाला लोगे तो ये 2 को इंटीरियर है, एक बाहर एक अंदर कॉरस्पॉन्ड. तो ये क्या बन गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. परपेंडिकुलर भी प्रूव हो गया. अब उसने कहा है CM, तो नेक्स्ट में उसने CM इज इक्वल टू MA. तो CM को मैंने ज्वाइन कर दिया. अब वो कहता है CM MA हाफ ऑफ AB है. तो इसके लिए कुछ दिख रहे हैं ये 2? क्या है ये 2? ट्रायंगल्स. इन्हें क्या प्रूव करना है? 2 ट्रायंगल्स होते हैं तो क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट. आप इस चीज को ले सकते हो. क्यों? मिड पॉइंट D पहले प्रूव कर चुके हो. ये चीज क्या है हमारी? कॉमन. ये 90 है तो ये भी क्या होगा? कैसे प्रूव हो गया?
नहीं, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए? हो गया, चलो लिखो। गिवन अ राइट ट्रायंगल ACB, M is the midpoint of AB। जब क्वेश्चन ज्योमेट्री का लिखते हो तो पहले प्रूफ थोड़ा सा दिमाग में हो। MD is parallel to BC, ठीक है। M is the midpoint of AB, MD parallel to BC intersects AC at D। ना भी लिखो तो भी चलेगा वैसे। टू प्रूव intersects AC at D, ना भी लिखो तो भी चलेगा। टू प्रूव तो लाइट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, राइट। चलो, टू प्रूफ में तीनों पार्ट्स हमें लिखने हैं। कंस्ट्रक्शन में समटाइम्स दे से जॉइंट CM लिख दो, टीचर्स कभी कह देते हैं कि जॉइंट CM लिख दो, लेकिन थर्ड पार्ट जब मुझे प्रूफ करना है तो यानी कि मुझे ज्वाइन करना ही होगा। दिस इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रा जो मैं कर रही हूँ। प्रूफ इन ट्रायंगल ACB, M is the midpoint of AB, MD is parallel to BC। क्या लिखेंगे? therefore by converse of midpoint theorem, D is the midpoint of AC, hence first part proved। ठीक है, लिख लिया इतना सबने? बिकॉज मैं अब शिफ्ट कर रही हूँ नेक्स्ट में। हो गया बच्चे? ये नेक्स्ट में शिफ्ट ले रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं, MD is parallel to BC and AC is transverse, therefore angle ADM is equal to angle ACB। क्या है ये? corresponding angles। angle ACB is 90 degree, therefore angle ADM is also 90 degree, or MD is parallel to AC, hence second भी प्रूव हो गया। ठीक है, अगर आपने को इंटीरियर लेना है तो आप MDC ले लोगे, और अगर इसको भी नहीं लेना है तो एंगल 1 एंगल 2 ले लो। समझ में आ गया? क्लियर है ना? अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। मैं फिगर अगर सेकंड पार्ट लिख लिया हमने, लिख लिया, लिख अपने आप थर्ड पार्ट लिखना शुरू करो। आपको पता है दो ट्रायंगल्स जो हम लेंगे, तो कौन से वो दो ट्रायंगल्स लेंगे हम? एंड हाँ, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, AD is equal to CD, D is the midpoint of AC, DM is equal to DM, ये क्या है? कॉमन। एंगल ADM is equal to angle CDM, each 90 degree, therefore by SAS congruency rule, triangle ADM is congruent to triangle CDM, or CM is equal to AM CPCT। AM किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AB, or we'll say CM is equal to AM is equal to half of AB, hence proved। समझ में आ गया?
कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? राइट, चलो 15 मिनट्स स्टिल लेफ्ट। लिख लिया सबने? हाँ जी, अब आ जाओ अपने नंबर सिस्टम के हैंडआउट पर। डाउट्स हैं किसी के? होंगे, है ना? करवा सारे करवा दे। नंबर सिस्टम की वर्कशीट निकाल लो। सबसे पहला मुझे कहा गया क्वेश्चन नंबर 18 है। नंबर वर्कशीट भी लेकर आए आपके पास है? किस किस के पास नहीं है अभी? तभी इधर उधर देख रहे थे। हाँ, अच्छा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। पहले मुझे कहा तो पहले वो करवाती हूँ। इन केस आपको फर्स्ट से लेकर 18 तक कोई डाउट है, अगर नहीं किया तो आज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है स्क्वायर फोर्थ रूट, फिर उसके बाद ये भी ना 1 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूब रूट, और फिर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, है ना? देखो, क्यूब रूट और एक्स स्क्वायर, ये होल की पावर क्या है? 1/3। फिर एक्स स्क्वायर की पावर क्या है? जिसको 1/3 जिसको पावर मिल गई, तीनों को क्या कर दोगे? x2 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो क्या हो गया? x की पावर 1/6। समझ में आ गया? इससे पहले कोई डाउट है? 11। अच्छा, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 इज अबाउट रैशनलाइजेशन। थर्ड, पहले थर्ड कर लो। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्वेंट वाले, सच में ये पेपर में आता है। मुझे स्पेसिफिकली रिमेम्बर, ये क्वेश्चन पेपर में ना हर बार रिपीट होता है, जहां पे आपको √3 की वैल्यू दी और आपको किसी स्क्वायर रूट वाली टर्म की वैल्यू निकालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ये ना एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन है। √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73 और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 और इसका स्क्वायर रूट। क्या करना चाहिए इसको? रैशनलाइज। तो इसकी स्क्वायर रूट को लंबा करके अंदर की अंदर हम पहले रैशनलाइज करेंगे और उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 से। समझ में आ गया? सिर्फ आरुष नहीं आया, उसे करनी थी वर्कशीट आज। हाँ, गौतम ने तो पहले किया हुआ है ना, फिर भी आरुष के तो डाउट्स थे ये। चलो, इसके बाद इसको रैशनलाइज करोगे, स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, ऊपर बन जाता है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बनता है? 4 माइनस 3, 1 आ गया। अब इसको क्या स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं? तो क्या बनेगा? अब √3 की वैल्यू क्या है? तो क्या आंसर आ गया? पहले स्टेप में तो जब आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू दी हो, बिना सॉल्विंग तो डालनी नहीं है, वो तो कोई भी डाल सकता है। आपको क्यों दी हुई है? क्योंकि आपको हमेशा इसे क्या करना है, पहले रैशनलाइज एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। चलो, इसके बाद मुझे कहा था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इस एक्सटेंशन थोड़ी सी है ये ना कहते हैं ना सिमिलरली, वैसा चलता है। 3 माइनस √8 माइनस 1 अपॉन √8 माइनस √7 प्लस किस किस से हो गया ये? रूट क्वेश्चन 11 हो गया ना? हाँ, ठीक है। हाँ जी, सानवी, अगर इसको आप रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा? इसमें आपको रैशनलाइज ही करना है हर एकदम। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर क्या जाता है? इन द डिनोमिनेटर इट इज स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना? पक्का पता है ना? ठीक है, ये 3 प्लस क्या आ गया? √8। तो जब मैंने इस टर्म को सॉल्व किया, ये बन जाता है 3 प्लस √8 माइनस ये क्या बनकर आएगा? इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा? नीचे है माइनस आएगा प्लस आएगा,
इसमें साइन कौन सा है? तो रैशनलाइज के बाद कौन सा आ जाएगा? √8 प्लस √7। मैंने माइनस पहले ब्रैकेट्स में लिखा है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? रैशनलाइज करने के बाद क्या आएगा इसमें? अच्छा, रैशनलाइज किससे करोगे इसको? √7 प्लस 6 है ना, तो क्या आना चाहिए मेरे पास यहाँ पर? √7 प्लस √6। आप सिर्फ एक टर्म को रैशनलाइज करते हो, सिमिलरली बाकी सबको, हर एक को रैशनलाइज करने नहीं बैठोगे, बाकी सबको इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप इसे फिक्स कर दोगे। ये प्लस था, यहाँ पे माइनस है बच्चे, है ना, मैंने गलत लिख दिया, ये माइनस। फिर माइनस में क्या आएगा? बिल्कुल। फिर प्लस में क्या आएगा? √2 नहीं, अकेला 2 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, राइट। अब इसे ओपन कर लो, जो माइनस वाले साइन है बस। ये 1 मार्क में मैक्सिमम आता है या 2 मार्क्स में भी आएगा, तो आप चाहे 3 में भी आ जाए, प्लीज सारे मत सॉल्व करने बैठना, इसी पे लगे रहोगे। पूरा पेपर का टाइम इसमें नहीं लगाना है हमने, ठीक है। तो ये देखो, √8 के साथ माइनस है, √7 का माइनस प्लस, साथ में √6 का माइनस प्लस है, √5 का माइनस प्लस है। क्या रह गया? 3 + 2, आंसर इज 5। कभी कभी ये क्या होता है, दिस टर्म्स फॉर लाइक इन ऑल प्लस साइंस, कभी कभी ये माइनस में आता है, और कोई कंसेक्टिव नंबर्स दिए होंगे नीचे मान नहीं होता है, और हो सकता है कभी 2 हो तो वो बाद में हाफ जो है वो कॉमन आके डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर ये √8 और √6 ले लूं तो नीचे 2 आ जाएगा हर एक में, राइट। तो आपका जो हाफ होगा वो ऐसे कॉमन आता है। सिर्फ क्वेश्चन को मुझे डिफरेंट करना है, मुश्किल करना है, तो ये चीज आएगी। इसके अलावा 11th हो गया, 11th 12th 13th 14th 15th 16th, अच्छा वो भी करवा लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। कौन सा वाला क्वेश्चन था ये है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने दिया है इंसर्ट 2 रैशनल इरैशनल, और नंबर्स हमें दिए हुए हैं 0.13, फिर 133, 133, 1 4 times 3 एंड सो ऑन। और नंबर दिया हुआ है 0 2 4 2 4 2 3 बार 4 और 2 4 times एंड सो ऑन। जब भी इरैशनल नंबर लिखना है, पहली बात तो आप हमेशा क्या करोगे? जरूरी चीज क्या है इरैशनल नंबर में? लास्ट के डॉट्स को नहीं भूलना। जहां आपने ये डॉट्स हटा दिए, चाहे इसमें 10 डिजिट्स या 12 डिजिट्स या 100 डिजिट्स लिख लो, जहां आपने डॉट्स हटा दिए, इसका मतलब ये नंबर क्या बन गया? रैशनल। तो इरैशनल में सबसे बड़ी गलती यही होती है, आप नंबर लिखते हो और आगे डॉट्स नहीं लगाते। सबसे इजी होता है। इरैशनल को इरैशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि नेक्स्ट में क्या डिजिट आएगा या तो वो पता ही नहीं लग सकता। जैसे √2 लिखा, 1.414 के बाद तो मुझे भी नहीं याद है, 2 लिख लेते हैं उसके बाद मुझे भी नहीं याद है, ना कभी पढ़ा है ना कोशिश की है, राइट। √3 को 1.732 इतना याद है, उसके आगे क्या है नहीं याद। एंड देयर इज नो वे आई कैन प्रिडिक्ट और आई कैन से कि नहीं ये होगा, राइट। तो इसीलिए क्योंकि मैं अगर आपको 1.732 लेती हूँ तो आपको पता नहीं है नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, इसीलिए वो क्या होता है? इरैशनल नंबर। इसमें पैटर्न तो है, लेकिन वो पैटर्न एक ऐसा फिक्स्ड वाला नहीं है। फिक्स इन द सेंस कि 1 3 ही रिपीट नहीं हो रहा, तो चाहे से एक स्टिकर बनकर आ जाए और मैं कहूँ कि इसके बाद स्टिकर लगाते रहो, तो आपको हर बार चेंज करना होगा। फिर 3 को 5 टाइम्स लिखना होगा, 3 को 6 टाइम्स लिखना होगा, तो हर बार आपका स्टिकर चेंज होगा। दैट्स व्हाई दिस इज इरैशनल। रैशनल में क्या होता है? सेम उसी को कॉपी पेस्ट करते रहो, राइट। तो अब इन दोनों के बीच में मुझे इरैशनल नंबर लिखना है, इससे बड़ा हो इससे छोटा हो, ठीक है। अब 1 4 5 6 जैसे इसने बनाया वैसे ही बना दो, ये लो, ठीक है। ये 2 है, आपको 0 लिख लो, ये लो, उससे छोटा करना है। तो आई विल नॉट से गो विथ 2 5, 2 5 नहीं कर सकते, 2 0 2 1 2 3 वो ले सकते हो, समझ में आ गया। 1 3 से बड़ा करना है,
4 5 6 7 8 9 पर 0 नहीं लिख सकते। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, रैशनल अगर इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे इजी है 0.2, 0.21, 0.22, राइट, या फिर 0.13 या 14। समझ में आ गया? अगर मुझे रैशनल ही डालने हैं तो बस ये नंबर डाल के आई फिनिश इट ऑफ। यहाँ पर देखो, ये डॉट्स नहीं लगाया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये डॉट्स नहीं लगते, रैशनल है, यहीं पे खत्म हो जाते हैं। इतना क्लियर हो गया बच्चे? अब थैंक यू। अच्छा, 9 raised to power 1/3, 27 raised to power -1/2, then we have 3 raised to power 1/6, है ना? मेरे को मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही, इंटू 3 raised to power -2/3, यही है हमारे पास, राइट? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है? सभी के बेसिस 3 ले लें, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? 9 है तो क्या बन जाएगा? 3 raised to power 2/3। 27 क्या हो जाएगा? 3 raised to power -3/2। 3 raised to power 1/6, 3 raised to power -2/3। फिर क्या होता है? मैं न्यूमरेटर्स को या तो सभी को प्लस वाली टर्म को प्लस में ले जाओ, माइनस वाली टर्म को माइनस में, मतलब अदला बदली उनकी कर दूं, या तो मैं ऐसे करती हूँ, ये नीचे जाकर तो ऐसे कर दिया, सभी पावर्स को मैंने प्लस में कर दिया, ठीक है? अब ऊपर वाली टर्म्स को मैं ऐड कर दूंगी और नीचे वाली टर्म्स को ऐड कर दूंगी। करो। हाँ जी बच्चे, हाँ जी, दादू को फोन करना बेटा। सो दिस इज 3 raised to power 1/6 प्लस 3/2, यही होगा, है ना? तो ये क्या बन गया? 3 raised to power 4/3, और नीचे क्या बन गया? 3 raised to power इंटू 3 होगा, इंटू 3, तो 10/6 हो गया। ठीक है, 1/6 और 3/2 को ऐड करना है, 10/6 आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। सो 3 raised to power 4/3 minus 5/3, 3 raised to power -1/3, तो ये हो गया क्यूब रूट होगा, मैंने 3 ऐसे लिख दिया, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 3। हाँ, ये मेरा आंसर मैंने गलत लिखा है, मैं खुद भी देख रही थी कि 3√3 नहीं है, इट इज 1/क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, वो 3 लग रहा है ना, उसको गलत लिख दिया मैंने, उसको करेक्ट कर लेना, या फिर इसको 1/3 raised to power 1/3 लिख देना। किसके एक्टिवा स्पार्क है? आप सब लाइन में लगाकर यहाँ खड़े कर देते हो घर के सामने, ठीक है? और अपने एक्टिवा ठीक करके रखा करो, साथ वाले प्लॉट पे लगा दिया करो। जगह थी कि नहीं थी? जगह होती है वहां पर, अदरवाइज ड्राइवर होता है, उससे असिस्टेंस लेकर कह दिया करो साथ वाले प्लॉट में। किसके है ये नंबर? है तीनों किसके खड़े हुए हैं? ब्लैक, 2 व्हाइट और 1 ब्लैक, किसके हैं? नंबर तो मुझे भी नहीं दिख रहे, तुम्हारा है घर के बिल्कुल साथ, मेन बाउंड्री वॉल के साथ जिसके खड़े हैं। हाँ, हाँ, ये 3 तुम्हारे ही हैं। चलो ठीक है, इतना आज हमारी एक्टिव